हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिवम उपाध्याय। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एकेडमी पर। प्रबल एकेडमी एक ऐसा नाम जो कि आपको हर वनडे एग्जाम्स की जितने भी टाइप के वनडे एग्जाम्स होते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रबल एकेडमी आपको उनकी प्रॉपर तैयारी कराता है। पर अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, यानी आप इसी साल गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रबल एकेडमी से जुड़िए। प्रबल एकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियो, अच्छे एजुकेटर की वीडियो, जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबको विगत बहुत सारे वर्षों का एक्सपीरियंस है। जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो सारे के सारे सिलेक्टिव टीचर्स हैं, सिलेक्टिव एजुकेटर्स हैं। आपको यहाँ जो भी नॉलेज मिलती है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है मार्गदर्शन प्राप्त करना। यानी अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा आप जब भी अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो आप जीवन में जल्दी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, भटकाव की स्थिति नहीं होगी आपके साथ। आप जो नॉलेज गेन करेंगे हमारे द्वारा, प्रबल एकेडमी के द्वारा, डिफरेंट टीचर्स जो आपको प्रबल एकेडमी में पढ़ाते हैं वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हमारा गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है कि आपको उसमें डिफरेंट टाइप के मेंटर्स के द्वारा बताया जाता है कि कम समय में एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तैयारी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कम समय में सेलेक्ट होके बाहर चले जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा कीमती वक्त बिता देते हैं तैयारी के सेशन के दौरान। यानी वो तैयारी करते रहते हैं, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसका रीजन है प्रॉपर गाइडेंस का अभाव। प्रबल एकेडमी आपको देती है, प्रोवाइड कराती है बहुत प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो मैं शिवम उपाध्याय आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वनडे एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करती है। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चंस इकोनॉमी से वनडे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। किन डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स से एग्जाम में सवाल आते हैं, वो क्या क्या टॉपिक हैं जिन्हें आपको इकोनॉमी में पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली इकोनॉमी जो है वो सिलेबस में जो आपके है वो है इंडियन इकोनॉमी। कौन सा? इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी पढ़नी है वो हमें भारत यानी अपने देश के टर्म में ही पढ़नी है। वैश्विक इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर तरफ इकोनॉमी आपको क्या करना है कि पढ़ना है। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है? आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। उससे पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि हम 2 टर्म अपने लाइफ में सुनते हैं। कौन कौन से 2 टर्म? एक टर्म है इकोनॉमिक्स और दूसरा टर्म है इकोनॉमी। मैं लिख देता हूं आपको। पहला टर्म है आपका इकोनॉमिक्स एंड सेकंड टर्म होगा आपका इकोनॉमी। अब ये तो शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग, तो इसमें समझना यह है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम एक को अर्थशास्त्र और दूसरे को अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के हमें जानना जरूरी होता है। उस सब्जेक्ट का उद्भव क्या हुआ, कहां से हुआ, उस सब्जेक्ट के जो उसका नाम है उसका मीनिंग क्या होता है, तभी तो हम अच्छे से उस सब्जेक्ट के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, यहां अर्थ और अर्थ दोनों में है, ये सेम टर्म है, लेकिन दूसरी जगह लगा हुआ है शास्त्र और एक जगह लगा हुआ है व्यवस्था।
अर्थशास्त्र का मतलब होता है थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ मनी रिलेटेड, यानी जो धन का शास्त्र है, अर्थ यानी धन और शास्त्र थ्योरी यानी शास्त्र, जो धन का शास्त्र है, यानी जो मनी से रिलेटेड थ्योरीज सारे विद्वानों द्वारा, इकोनॉमिस्ट द्वारा कलेक्ट करके रखी गई हैं, वो आता है अर्थशास्त्र में, जो हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स के दौरान। जब हम एकेडमिक के दौरान होते हैं, यानी हम बीए एमए कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो पढ़ाई करते हैं इकोनॉमी की, तो वो होता है इकोनॉमिक्स। जबकि दूसरा टर्म जो रिलेट करके आ रहा है, जो दूसरा टर्म है हमारा, वो क्या है आपका अर्थव्यवस्था, यानी मनी मैनेजमेंट। अर्थव्यवस्था का अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी धन का प्रबंधन, धन का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था है। तो बेसिकली रिलेशन क्या हुआ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, ये समझिए आप लोग। अगर इसको समझ गए आप तो फिर आगे आपको सब्जेक्ट पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात गारंटी से मान के चलिए। और एक बात तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आप प्रबल एकेडमी से जुड़कर पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, तो एक भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। जिस दिन से आप हमसे जुड़ गए, समझ लीजिए आपने अपने सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब तो समझ गए होंगे, थ्योरीज का जो कलेक्शन है वो अर्थशास्त्र है, और जो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो है हमारा अर्थव्यवस्था, यानी मैनेजमेंट ऑफ मनी, धन का प्रबंधन। क्या? धन का प्रबंधन। अभी तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। तो धन का प्रबंधन, अब धन का प्रबंधन करना है तो आप चाहे अपने घर के लेवल पे धन का प्रबंधन कीजिए, अपने क्षेत्र के लेवल पर धन का प्रबंधन कीजिए, किसी राज्य के लेवल पर धन का प्रबंधन कीजिए, स्टेट के लेवल पर धन का प्रबंधन कीजिए, या फिर कंट्री के लेवल या ग्लोबल टर्म में धन का प्रबंधन कीजिए, वो सारी चीजें आएंगी इकोनॉमी के ही अंतर्गत। ठीक है, इकोनॉमी। नाउ वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। इकोनॉमी इज नथिंग बट ओनली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो बाद की क्लासेस जब होंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, हम आपको उसको समझाते जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो ये बात समझ ली हमने कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में हम, अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते क्या क्या हैं। अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मनी का मैनेजमेंट है, यानी मनी का मैनेजमेंट, प्रबंधन, मनी का प्रबंधन। तो जो भी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, धन का प्रबंधन ही सारा इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस है, जो वनडे एग्जाम के लिए सिलेबस है, वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिए, तैयारी के दौरान बच्चों जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो हैं आपकी तीन चीजें। अपने दिमाग में रख लीजिए कि तीन चीजें आपके पास होंगी तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वो तीन चीजें मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इसको कहीं आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि सबसे पहले नो योर एग्जाम। ठीक है, KYE, नो योर एग्जाम, उसके बाद सिलेबस, और देन प्रैक्टिस। ठीक है, हार्ड वर्क प्रैक्टिस में ही आएगा कि अगर आप अपने एग्जाम के बारे में जानते हैं कि हमको कौन सा एग्जाम देना है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो आप बहुत अच्छे से उस एग्जाम के बारे में जानते हैं। फिर आपको जानना होता है उस एग्जाम का सिलेबस, यानी हमको क्या क्या पढ़ना है। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट सिलेबस होते हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितने पूछे गए, कैसे होंगे, ये एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के कर सकते हैं। फिर हुआ सिलेबस आपका, उसके बाद आती है बारी प्रैक्टिस की। पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस,
मोर प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप अच्छे से सफल हो सकेंगे। तो अभी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि वनडे एग्जाम में इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, चाहे आप स्टेट वैकेंसीज की बात करें यानी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिससे आपकी लेखपाल, वीडियो ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं, या फिर यूपी पीआरबी, ठीक है, यानी जिससे पुलिस की वैकेंसियां आपकी निकलती हैं। जैसे अभी हाल ही में घोषणा भी हुई है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, 9500 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। उम्मीद है कि आप लोग उसकी तैयारी में जुट भी गए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की सिलेबस की, तो उसको मैं डिस्क्रीट तरीके से आपको सिलेबस समझाऊंगा। हो सकता है कि 1 से 2 क्लासेस आपको सिलेबस में ही लग जाएं, लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से सिलेबस नहीं समझ लेंगे अपना, तब तक आप आगे कैसे अपने आप को इस बात के लिए मेंटल लेवल पर प्रिपेयर करेंगे कि हमको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। वैसे भी इकोनॉमी थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, समझ में कम आती है, लेकिन अगर एक तरीके से आप मैथ्स की तरीके से इस सब्जेक्ट को मान सकते हैं कि एक तरीके से अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट समग्र रूप से कंटिन्यूअसली पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर आपको ये जो 4 से 5 नंबर डिफरेंट टाइप के एग्जाम, जैसे 50 नंबर का जीएस आ रहा है तो आपको 4 से 5 नंबर का पूछेगा, और अगर आपका 25 नंबर का जीएस आ रहा है तो उसी हिसाब से वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जीएस के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को देखना। अगर आपने अभी प्रबल एकेडमी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो, कोई भी लाइव क्लास आती है, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत का तुरंत उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकें। तो इकोनॉमी में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, वो पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थव्यवस्था एक परिचय। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, यानी आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में मैं बता दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इकोनॉमी के जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान होता है बजाय हिंदी के। जीडीपी ज्यादा आसान है समझना बजाय कि सकल घरेलू उत्पाद के। तो डिफिकल्ट टर्म अपने आप में हो जाता है। तो ठीक है, पहला हो गया अर्थव्यवस्था एक परिचय। दूसरा जो है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम तो सुना ही रखा होगा, ठीक है, सुन रखा होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है उसमें कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तो अपने आप से लग रहा होगा कि हाँ ये तो सुन रखा है हमने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों के मिलने से मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, या फिर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं अगर एग्जिस्ट कर रही थी, पहले से थी, तो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? यानी अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों आई? कौन सी अर्थव्यवस्था ज्यादा डेमोक्रेटिक होती है, यानी गणतंत्रात्मक होती है, लोकतंत्रात्मक होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन धीरे धीरे क्यों हो गया? ये सारे चीजों की चर्चा हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में करेंगे। जब 3 प्रकार की चर्चा करेंगे तो इसी में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी चर्चा करेंगे, यानी माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक को हम इसमें टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। कम से कम जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके, वहां से लेकर के आपको हायर लेवल तक की इकोनॉमिक्स, ताकि आपको जीवन में कभी भी दोबारा इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बात करूं पूरी इकोनॉमिक्स में, तो बच्चों यही वाला चैप्टर होने वाला है। तो ये होगा आपका मनी एंड बैंकिंग, यानी मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग। अब जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो मुद्रा की बात तो करेंगे, और मुद्रा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से उठेगा? मुद्रा एवं बैंकिंग से।
अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस बात की बात करते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल हैं आरबीआई, जो कि भारत में ऐसा बैंक है जो कि सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, घरेलू मुद्राओं से संबंधित कार्य करता है, विदेशी मुद्राओं से संबंधित कार्य करता है, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। ये सारे कार्य किसके हैं? करेंसी प्रिंटिंग का कार्य है उसका, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है उसका। जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आरबीआई उसमें एक मेजर रोल में था, ठीक है। यद्यपि उसकी घोषणा गवर्नमेंट द्वारा की गई थी, लेकिन आरबीआई का रोल सबसे महत्वपूर्ण था कि कैसे पैसे को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है आपका आरबीआई। चैप्टर में पढ़ेंगे आरबीआई की स्थापना से लेके, स्थापना के लिए जो कमेटी बनी थी उससे लेकर के इसके सारे कार्यों को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आज तक के गवर्नर कौन कौन रहे थे, ये सारी चीजों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है? बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से भारत में कार्य करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकारें बदलती रही, शुरुआत में बैंक ज्यादा थे, फिर बैंकों को मर्ज कर दिया गया और ये प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। सरकारी बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, बैंकों को लाइसेंस किस तरीके से मिलता है, इन सारी बातों की चर्चा हम यहां करेंगे। इसके बाद जो इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मुद्रास्फीति भी अच्छी नहीं है और मुद्रा अस्फीति भी अच्छी नहीं है। तो इसका जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने कभी पेपर दिया होगा इससे पहले, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने पेपर्स अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। इसके टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे स्टैग इन्फ्लेशन होती है, जैग इन्फ्लेशन होती है, उछलती कूदती मुद्रास्फीति का नाम सुना होगा, बहुत हायर लेवल पे मुद्रास्फीति हो जाती है, जैसे अभी कुछ आप दक्षिण अमेरिकी देशों में देख रहे होंगे। वेनेजुएला की बात करें हम तो वहां देखने को मिला था आपका, जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है। वैश्विक लेवल पे जो मुद्रास्फीति है वो हमें देखने को मिल रही है। भारत में भी जो मुद्रास्फीति की दर है वो अप्रॉक्स जो है वो 2 डिजिट के टर्म में हमें दिखाई देती है, यानी 2 अंकों की मुद्रास्फीति दिखाई देती है। 8 से 10% के अप्रॉक्स जो है वो वेरी करती रहती है। मुद्रास्फीति का ज्यादा होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं। तो आप ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जो कि तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक था। इसके अलावा हम 2 चीजें और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 4th और 5th, यानी कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट, एंड पढ़ेंगे मनी मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली अंतर यही है कि जो मनी मार्केट में मुद्रा का लेन देन है वो अल्पकालिक होता है, जबकि जो कैपिटल मार्केट में मुद्रा का लेन देन है वो क्या होता है? दीर्घकालिक लेन देन होता है। मनी मार्केट में जो मुद्रा का लेन देन है वो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में दिखाई देता है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट में लेन देन है दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, यानी उसमें जो फ्लो ऑफ करेंसी है वो डिजिटल फॉर्म में होगी, चेक के फॉर्म में होगी, प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्म में होगी, लेकिन वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं दिखाई देती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीसरा चैप्टर था हमारा। कौन सा चैप्टर था? तीसरा चैप्टर था। चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्या होगा वो? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, यानी नेशनल इनकम
एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। किसकी चर्चा करेंगे? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें किस चीज की चर्चा करेंगे वो देख लीजिए आप। इसमें चर्चा करेंगे दो इंस्टीट्यूशन का नाम आपने सुना होगा, NSSO एंड CSO। उसके अलावा चर्चा करेंगे WPI एंड CPI। अब WPI CPI क्या है? तो ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होते हैं तो चर्चा आगे करेंगे जब सिलेबस को डिस्कस करने लगेंगे, हम चैप्टर को डिस्कस करने लगेंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमी में सबसे नॉर्मल तरीके से आपको सुनने में आता है वो टर्म आता है GDP। सुना होगा आप लोगों ने GDP कि GDP बढ़ गई, GDP घट गई, GDP के आधार पे भारत विश्व का छठा देश हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं। तो आपको इसमें पढ़ना है GDP, GNP, NNP, उसके बाद पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पे यह डिसाइड होता है कि कोई भी देश विकसित है, अल्प विकसित है, मध्यम विकसित है या विकासशील देश है। तो इन सब में ये पर कैपिटा इनकम ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिसको पर कैपिटा इनकम दोस्तों हम निकालते कैसे हैं? तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो नेशनल इनकम निकालते हैं, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। और उसको टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है पर कैपिटा इनकम। इन सारी चीजों को बस मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूं कि आगे हमें इसमें चलना कैसे है, सिलेबस को आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। GDP आप सभी लोग टर्म का नाम सुने ही होंगे कि एक वर्ष में किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? GDP, ठीक है। एक देश में भौगोलिक सीमा के अंदर, जैसे ये भारत मान लीजिए, ये ऐसा भारत है, बहुत अच्छा मैप नहीं बना सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये होगी उसकी सीमाएं। ये समुद्री सीमा होगी तो इसको भी काउंट करेंगे, और ये इंटरनल सीमा है भारत की। तो इसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारी चीजें जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है? उस देश की GDP, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे GDP का टर्म जब आपको मिले तो बहुत अनसुना सा ना लगे कि आप पहली बार सुन रहे हैं, इस वजह से मैंने इस टर्म को बता दिया। आप ग्रास वैल्यू एडिशन GVA भी सुनेंगे, GNP भी सुनेंगे, NNP सुनेंगे, और PCI तो मैंने आपको पहले बताया ही है। तो जो हमारा चौथा चैप्टर था राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं, उससे संबंधित जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो चर्चा कर ली हमने। चलिए आते हैं, अब बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। जो पांचवा टॉपिक होगा वो हमारा होगा पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसमें दो चीजें बेसिकली हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस में। क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या होगा? बजट, और दूसरा टैक्स सिस्टम इन इंडिया, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में जो कर की प्रणाली है वो किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार का कर देते हैं। करों के बहुत सारे टाइप होते हैं जो वर्ड में प्रचलित हैं। अप्रॉक्स जैसे आप सुनते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया, रिग्रेसिव टैक्स हो गया। तो ये बात टैक्स सिस्टम में आती है।
तो कौन सी प्रणाली भारत में हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस प्रणाली का क्या फायदा है और किस प्रणाली के क्या नुकसान हैं, ये सारी चीजों की चर्चा यहां कर रहे हैं। और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ही है, ये अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा कहां दी गई है। ये सारी चीजें हालांकि पॉलिटी से रिलेट करती हैं, लेकिन उसका जो इकोनॉमिकल टर्म है उसको सब यहां हम पढ़ेंगे कि विधेयक पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन किस विधेयक के थ्रू कितना फंड आ रहा है, कहां जा रहा है, सरकारी योजनाएं कौन सी हैं जो बजट के द्वारा, बजट पूरी तरीके से बनाया कैसे जाता है, ये बात की चर्चा हम करेंगे। जैसे अगर कहीं किसी घर का बजट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए बताइए कि घर का बजट बनाना है किसी का तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि किन किन मदों में कितना पैसा खर्च होगा। यानी बजट बनाने के लिए क्या होगा, पैसा आएगा और खर्च होगा, यानी इनकम, और दूसरी तरफ क्या रखते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम कहां कहां से होती है, तो वो होगी टैक्स से, और नॉन टैक्स इनकम होगी। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लान्ड होता है और दूसरा नॉन प्लान्ड, या जिसे हम अनप्लान्ड कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना लोगों को, आप लोगों को, कि ये जो बजट होता है वो बेसिकली बनता किस पे है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे। इनकम कहां से होगी सरकार को, तो टैक्स और नॉन टैक्स से होती है। वहीं अगर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जिसे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो ये जो बजट वाला टॉपिक है इसको हम ब्रीफ में करेंगे बहुत अच्छे से, आगे चल करके भी आपको ये काम आएगा। अगर आप पब्लिक लाइफ जीते हैं तो आप जब गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो आप देखते होंगे कि न्यूज चैनलों पे बहुत भारी भीड़ लगी होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, और उस समय आप शांत बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बजट की बेसिक चीजें नहीं पता होती। और जिस दिन आप मेरे साथ इस बजट को डिस्कस कर लेंगे, देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हो गए हैं खुद। जिस दिन बजट पेश करेगी सरकार, अब तो फरवरी के पहले दिन पेश करती है, यानी पहले कार्य दिवस पे पेश करती है, पहले जो है वो लास्ट कार्य दिवस पे पेश होता था। मोदी सरकार ने बजट में बहुत सारी चेंजेस किए हैं, उन सारे चीजों से संबंधित एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है कि वित्त वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं कि बेस ईयर सरकार ने चेंज कब किया है। ठीक है, अभी 11-12 कर दिया है, पहले 4-5 हुआ करता था। बेस ईयर चेंज करने का इंपैक्ट क्या आता है जीडीपी पे, इन सारी चीजों की चर्चा हम करते रहेंगे। अभी सिलेबस सारा नोट करते चलिए आप लोग साथ साथ। इसका हालांकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहां से इन सारे जो सिलेबस होगा उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जैसे नोटिफिकेशंस जब चाहिए हो तो नोटिफिकेशंस आपको उस पर वीडियो शेयर कर दिए जाएं, पीडीएफ्स मिल जाए, आप लोगों को आसानी होगी इससे पढ़ने में। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर था हमारा। अगला चैप्टर चर्चा करते हैं हम, तो ये 5वां चैप्टर था। अब बात करेंगे 6वें चैप्टर की, यानी पब्लिक फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें दो चीजें चर्चा कर ली हमने, टैक्स सिस्टम की और बजट की। अब जो नेक्स्ट होगा टॉपिक वो होगा हमारा 6वां टॉपिक। इससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हम कैसे कैसे इकोनॉमी के सिलेबस को डिस्क्रीट तरीके से बांट रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा भारत में योजनागत विकास। आमतौर पे लोग इकोनॉमी को इसी टर्म में देख लेते हैं, ठीक है, कि भारत में योजनागत विकास को पढ़ करके समझते हैं कि हमने पूरी कंप्लीट इकोनॉमी कवर कर ली। आमतौर पे स्टूडेंट्स का यही परसेप्शन हो जाता है, और 1 या 2 नंबर के सवाल यहां से 1 नंबर का सवाल तो पूछा जाना श्योर है, ये बात मैं भी कहता हूं आपको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहीं से नहीं, बाकी चैप्टर से भी सवाल आते हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। योजनागत विकास, ठीक है, ये बात हम लोग करेंगे। इसके संबंधित जो भी फैक्ट होंगे,
फैक्ट का जो भी नॉलेज होगा वो सारी चीजें लेंगे, प्लस इसका मूल्यांकन भी देखेंगे। यानी जो भारत में योजनागत विकास हुआ है उसके फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। अब योजनागत विकास से आप क्या समझ रहे हैं? योजनागत विकास का मतलब है, जैसे ही मैं अगला टर्म बोलूंगा आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि हाँ सर यही बात आप बोल रहे थे और हमने इसको पढ़ा हुआ है। क्या था वो? पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में जो भी विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया कि अब कोई भी पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो कोई पंचवर्षीय योजना आ नहीं रही है, अब लॉन्ग विजन प्लान आता है। 2035 के लिए प्लान आता है। आपने सुना होगा कि 2022 तक के लिए प्लान था, उसको बढ़ा करके सरकार ने 2035 तक के लिए प्लान कर दिया है। अब नीति आयोग का लॉन्ग टर्म प्लान आता है। पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई हैं क्योंकि ये योजना आयोग द्वारा लागू की जाती थी। जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो पंचवर्षीय योजनाएं अपने आप डिमोलिश हो गई, खत्म हो गई। तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे सीरीज आएगी, बीच में रोलिंग प्लान आएंगे और फिर लास्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्रम वाइज एक एक योजना कब लागू हुई, ईयर क्या था, किसने लागू की, किसके मॉडल पर आधारित थी, लक्ष्य क्या था। आप यहां सारे पॉइंट से सवाल बनते हैं कि कब लागू हुई, यानी योजना दिवस क्या था, काल कितना था, किस सन से किस सन तक, उसके बाद किस मॉडल पर आधारित थी, और लास्ट में आता है कि उसका लक्ष्य क्या था, उस पंचवर्षीय योजना का बेसिकली मोटिव क्या था, गवर्नमेंट अचीव करना क्या चाहती थी। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, भारी उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि को प्रोत्साहन, लोगों में स्वावलंबन की क्षमता विकसित करना कि लोग खुद से स्किल डेवलप करना, ये सारी चीजें पंचवर्षीय योजनाओं के तहत रही हैं। यहां से आप मतलब लिख के ले लीजिए कि 1 नंबर का सवाल तो आपको वनडे एग्जाम से मिल ही जाना है। आंख मूंद करके 12वां पंचवर्षीय योजनाएं रट लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो सवाल कहीं ना कहीं से बने ही होंगे। ये था 6th चैप्टर। 7th चैप्टर में पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि वर्सेस आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। अब दोनों टर्म तो देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन यहां दोनों में बेसिकली अंतर है, बहुत अंतर है। समृद्धि और विकास में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये दोनों हैं क्या। तो 2 टर्म नोट कर लीजिए, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब होता है कि मात्रात्मक मतलब जैसे मैं हूं और मेरी अचानक से बहुत अच्छी जॉब लग जाए तो क्या होगा, मेरे पास जो मनी का सोर्स है वो बढ़ जाएगा, यानी मेरे पास जो पैसा है वो मात्रात्मक रूप से बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी एजुकेशन क्या होगी, फिर मैं किस तरीके से अपना परिवार चलाऊंगा, परिवार का शिक्षा कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वो मनी कहां एक्सपेंड होगी, यानी वो पैसा कहां खर्च होगा। ठीक है, तो यही होता है कि मात्रात्मक में क्या हुआ कि हमारी पैसे की वैल्यू बढ़ गई, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ उसके क्या होगा, गुणात्मक सुधार क्या होगा कि मैंने अपने परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, मैंने अपने परिवार के शिक्षा पे ध्यान दिया, ताकि आगे आने वाली जो मेरी जनरेशन है उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो। तो क्या बोला जाएगा, मेरा परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध है। ठीक है, और विकास क्या होगा कि मेरे परिवार की इनकम बढ़ जाए, तो मेरा विकास हो गया, मेरे पास लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी, घर अच्छा हो जाएगा। तो ये चैप्टर को आगे अभी बस समझते रहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर्स का, ताकि सिलेबस आपको याद रहे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा 8th चैप्टर होगा नीति आयोग और योजना आयोग से। योजना आयोग सवाल यहां से भी बनते हैं।
नीति आयोग और योजना आयोग से सवाल बनते हैं कि नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग कब आया? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? कितने सदस्य हो सकते हैं? ये सारी चीज, नीति आयोग के कार्य क्या हैं, और बेसिकली इन दोनों का हम मूल्यांकन भी करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, 9th चैप्टर हमारा, वो कोर सेक्टर होगा इकोनॉमी का। क्या समझ गए होंगे? कृषि, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे कृषि के अंतर्गत। और उसके बाद नेक्स्ट होगा 10वां चैप्टर, उद्योग। उद्योग में प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक श्रेणी के उद्योग, यानी यहां बात करने जा रहे हैं हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। सबने सुन रखा होगा, पूछता भी है कभी कभी सवाल, 2-3 चीजें आपको दे देता है, जैसे पशुपालन दे दिया, कृषि दे दिया, उसके अलावा मशीनी कारखाना दे दिया। आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्रक हैं। तो आपको उसमें से डिसाइड करना होगा कि कृषि होगा हमारा, कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, साथ में पशुपालन, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और जो आपका उद्योग है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो टर्सरी सेक्टर होता है आपका, यानी तृतीय क्षेत्रक होता है, वो अगला चैप्टर होगा। कौन सा? 11वां। वो कौन सा चैप्टर होगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का महत्व इन दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत में जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का। और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है वो कौन सा सेक्टर है? कृषि। देखिए यहां बिल्कुल सा अलग तरीके से दिख रहा होगा आपको कि रोजगार देने वाला सेक्टर जो है आपका वो कृषि है, जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला सेक्टर आपका कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अभी भी हमारी कृषि क्या है, वो बहुत वाणिज्यिक कृषि के रूप में चेंज नहीं हो पाई है। अभी भी हम जो खेती करते हैं वो किस प्रकार की खेती करते हैं? पारंपरिक खेती। उसी तरीके से बिल्कुल वाणिज्यिक नहीं हो पाए हैं। धान, गेहूं, ऐसे नगदी फसलों को छोड़ करके जो फसलें हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनका उत्पादन ज्यादा फोकस्ड तरीके से करते हैं। इस वजह से कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ है, और कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ है तो फिर जो है वो ज्यादा पैसे नहीं दे पाती है, मुनाफा नहीं दे पाती है, और प्रॉब्लम किसानों को हो रही है। दिन ब दिन न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में आप ये लगातार सुनते रहते हैं कि आपको किसानों की आत्महत्या हो रही है, या फिर किसान की इनकम बहुत कम है, सरकार किसानों की आय अभी सिर्फ दोगुना करने का प्रयास कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको डे बाय डे सुनने को मिलती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो सेवा क्षेत्र में हम ये देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का आज की डेट में भारत की जीडीपी में योगदान क्या है, और ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर क्यों है। आज की डेट में सेवा क्षेत्र ग्रोइंग सेक्टर क्यों है, ये जीडीपी में इतना अमाउंट का योगदान कैसे दे पा रहा है, और जो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कन्वर्जन है, वो यहां से कृषि से बढ़ करके हम सेवा क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कृषि और सेवा दोनों। उद्योग की चर्चा करते हुए जो भारत में औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम। और साथ ही साथ इन चारों जो औद्योगिक नीतियां शुरुआत से चली आ रही भारत में, उनकी भी चर्चा करेंगे, और कब लॉन्च हुई, उनका क्या उद्देश्य था, उनके द्वारा क्या चेंजेस आए, इन सारी बातों की आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो ये 11 चैप्टर हो गए। चैप्टर्स आपको जरूर ज्यादा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक एक चीज को बिल्कुल अलग तरीके से बताया है आपको, बिल्कुल अलग तरीके, अलग अलग करके एक चीज। वरना ये जो तीनों
कृषि, उद्योग और सेवा है, ये सिर्फ एक टॉपिक के अंदर आएंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अपने आप उसमें शामिल हो जाएंगे। 12th चैप्टर जो होगा वो होगा मानव संसाधन। मानव संसाधन, मानव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या बात करने वाले हैं? गरीबी, गरीबी, बेरोजगारी, और शिक्षा। गरीबी, बेरोजगारी, इसकी बात करेंगे तो गरीबी में क्या क्या बात करेंगे? विभिन्न समितियों के बारे में, विभिन्न समितियां जो गरीबी के आकलन के लिए बनी, जैसे तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, रघुराम राजन समिति। बहुत सारी कमेटियों का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लकड़ावाला समिति, तो इन सारी समितियों की चर्चा हम कब करेंगे? जब गरीबी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा बेरोजगारी वाले टॉपिक में क्या? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में पूछता है कि एक जगह किसी एक कार्य को जितने समय में कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग उसी कार्य को करने में लगे हुए हैं, तो ये किस प्रकार की गरीबी का उदाहरण है? तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी जिस काम को कम लोग कर सकते हैं फिर भी उस कार्य में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो उसमें छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारी बेरोजगारी के टाइप हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उन सब की बात करेंगे जिससे संबंधित सवाल एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ेंगे आप तो आपको एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एग्जाम में इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया गया और क्वेश्चन गलत हो गया। उसके अलावा शिक्षा से संबंधित तो अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, यह बात आप लोगों ने देखी होगी, नई शिक्षा नीति। इसके अलावा यहां बात करेंगे हम कि शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें आई हुई हैं, नई शिक्षा नीति में चेंजेस क्या हैं, पुरानी शिक्षा नीति से ये किस प्रकार बेहतर है, इन सारी चीजों की चर्चा यहां होती रहेगी। नेक्स्ट जो होगा 13वां टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा आपका? विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में दो प्रकार की, घरेलू और विदेशी, जिसमें विदेशी संस्थाओं में वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF और एक इंटरेस्टिंग IFTA जो देखते होंगे आप लोग कि अभी जो है वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा हुआ है उसने, और ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहा है, तो चर्चा में तो रहेगा ही। इस वजह से जो है इन सारी वित्तीय संस्थाओं की, घरेलू वित्तीय संस्थाओं में GIC, LIC और UTI ऐसी संस्थाओं की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। 14th टॉपिक जो होगा हमारा 14th वो होगा मिसलेनियस। क्या होगा? विविध, यानी जो भी टॉपिक अब तक इकोनॉमी में छूट गया होगा या फिर करंट इकोनॉमी से रिलेट करता होगा, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ लेंगे? विविध में। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक जो करंट इश्यू में, मुद्दे में, चर्चा में है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मर्जर ऑफ बैंक, विभिन्न प्रकार की बैंकों का सरकार के द्वारा विलय किया जा रहा है, या फिर जो कंपनीज हैं उनको सेल आउट किया जा रहा है, या फिर रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है,
विमान कंपनियां जो भी हैं वो उनके निजीकरण की बात चल रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, या फिर अभी आपने एक एक्ट सुना होगा आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इस बातों की चर्चा, बैंकों का बढ़ता एनपीए एक टर्म है जो कि आपने सुना होगा कि बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। इन सारी चीजों की चर्चा हम विविध में करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस समझ आया होगा और इस बात का जो पीडीएफ है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। वहां से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस पा करके उसको अपने नोट्स में पेन डाउन करके आप रखिए और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। प्रबल एकेडमी आपकी सफलता में बिल्कुल आपके साथ है। 24x7 प्रबल एकेडमी आपके लिए ही लगी हुई है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसके साथ तैयारी में जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लासेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू ऑल।